कि उसने दीवाना कर दिया एक बार देखकर, हम कुछ न कर सके लगातार देखकर। इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूँ, और ये रंग जब 23 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला, किसी भी क्षेत्र में अगर अति हो रही है तो वो जहर का काम करती है। तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला माहे रंग दे बसंती। कोई भी क्षेत्र हो, पत्रकारिता का क्षेत्र, आप पत्रकारिता में हैं, आपका इतना बड़ा चैनल है, संघर्ष हर क्षेत्र मांगता है, बिना संघर्ष के चमक आ ही नहीं सकती। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और इस लाइन को सार्थक कर दिया है दिनेश बाबरा जी ने। देश विदेश में 25 साल से कार्यक्रम कर रहे हैं और आज देश विदेश घूमते हुए सीधे हमारे ऑफिस पहुंच गए हैं। इनसे बातें होंगी और इनसे शुरुआत होंगी इसी बात से कि जहां न पहुंचे रवि और वहां पहुंच गए कवि। इस बात से कितने भावार्थ इसको मानते हैं ये। स्वागत है आपका दिनेश जी। नमस्कार आपके दर्शकों को, आपके श्रोताओं का। इसके आगे भी एक लाइन है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। अनुभव एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को उस मकाम तक पहुंचाती है जहां से आदमी दूसरों को सीख और सलाह दे सकता है, संदेश दे सकता है। तो मैं तो कवि हूं, लेकिन मेरे आगे जो हैं, जो पीढ़ी मेरे आगे है, वो अनुभवी है। वो हम कल्पना में जीते हैं और वो कल्पना में नहीं, यथार्थ में जीते, लेकिन कवि से भी आगे वाला पक्ष जो है वो अनुभवी लोगों का है। 25 साल से आप हास्य कवि के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। कुमार विश्वास हो या बड़े बड़े जो कवि हैं उनके साथ कार्यक्रम कर रहे हैं। कैसा अभी तक का अनुभव रहा है, कैसा एक्सपीरियंस? कोई भी क्षेत्र हो, पत्रकारिता का क्षेत्र, आप पत्रकारिता में हैं, आपका इतना बड़ा चैनल है, संघर्ष हर क्षेत्र मांगता है, बिना संघर्ष के चमक आ ही नहीं सकती। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन की यात्रा है। 25 साल हो गए आज मुझे कवि सम्मेलनों की दुनिया में। चाहे उस ज़माने में कोई भी कवि हूँ, सारे लोगों ने मुझे प्रेम दिया है, मेरे परिवार ने मुझे सहयोग किया, परिस्थितियों ने मुझे संवारा, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ईश्वर ने, जनता के प्रेम ने, मेरे चाहने वालों ने इस स्तर पे ला के खड़ा कर दिया कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ और मेरे जानने वाले, मुझे पहचानने वाले मुझे सुन रहे हैं आज की तारीख में। दिनेश जी, राजनीति में रुचि है कि नहीं? राजनीति में, राजनीति करने की रुचि नहीं है, राजनीति समझने की रुचि जरूर है। लेकिन अगर एक कवि राजनेता बने तो बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन होता है। अभी तक तो ये देखा गया है कि जितने भी कवि राजनीति में गए हैं, कुछ दिन बाद वापस आ गए हैं। इसी के कारण आप तो इसलिए नहीं राजनीति में नहीं जाना चाहते? क्योंकि देखिए, राजनीति में रहने का जो पैमाना है वो है कि वो इमोशन लेस आदमी होता है। मतलब वो उसके अंदर वो गलत करेगा या वो टॉलरेट कर सकता है, इग्नोर कर सकता है। अगर कलाकार है, कवि है, तो वो किसी को इग्नोर, क्योंकि वो तो पीड़ा गाता है ना, तो किसी के पीड़ा को सामने देख करके कैसे इग्नोर कर देगा भाई। और मैं अगर इग्नोर नहीं कर सकता तो मैं राजनेता नहीं बन सकता। राजनेता बनने की पहली कला में, पहली श्रेणी में आता है कि आप कितना अपने आप को इस काबिल बना सकते हैं कि आपकी बुराई हो, आपको लोग गालियां दें, आपकी आलोचना करें, फिर भी उसका असर आप पर इतना न पड़े कि आप बेचैन हो उठे। बड़ा कठिन सवाल पूछ देंगे, सिंपल सा भी है, कठिन है। कौन से राजनेता पसंद है आपको? एक थे अटल बिहारी वाजपेयी, और इस समय मैं किसी पार्टी का न मेंबर हूँ, न समर्थक हूँ, कवि हूँ, कवि धर्म निभाता हूँ, हर पार्टी का आलोचना करता हूँ। लेकिन पीके जनसुराज जो पार्टी एक आई है बिहार में, और जो अपनी ज़मीन तलाश रही है, और जो उनके इंटरव्यू देखता हूँ, उनसे मुलाकात भी है मेरी, और जो उनका पैनापन है, जो उनकी समझ है राजनीति को लेकर के और बिहार को लेकर के, जो अंदर क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन आज जिस आत्मविश्वास से प्रशांत किशोर जी बिहार में अपनी जगह तलाश रहे हैं या ढूंढ रहे हैं, और जो वादे कर रहे हैं, जो सपने दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको लेकर के मैं थोड़ा सा ज़रूर आशान्वित हैं। अगर देखने जाएंगे तो मैं नितिन गडकरी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, पूरे देश फ़ैन है, इसमें कोई डाउट नहीं। सुषमा स्वराज जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, क्योंकि वैचारिक मतभेद को इन लोगों ने वैचारिक मतभेद तक ही रखा, उसमें निजता नहीं आने दी। लेकिन आज के राजनेता निजता भी ला देते हैं, कड़वाहट को, आलोचना को निजी आलोचना समझ लेते हैं। आज खुलकर नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि शुरुआत में कटाक्ष जब होती थी तो वो सुनकर हंस भी देते होंगे। अरे अटल जी ऐसे व्यक्ति रहे कि एक कवि कुमार विश्वास जी संस्मरण सुनाते हैं, एक कवि ने उनके खिलाफ कविता पढ़ दी,
तो बैठ गए वो जो है कि तो अटल जी ने खड़ा किया, अरे बोले तुम ही तो अच्छी कविता सुना रहे थे यार, तुम खड़े हो जाओ वापस सुनाओ, और उन्होंने सुनाई। तो आज के लोगों के अंदर अच्छा वो किसी भी पार्टी का नेता हो, मैं पर्टिकुलर लेकिन आज के अंदर आलोचना बर्दाश्त करने की क्षमता राजनेताओं में समाप्त हो रही है। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। प्रशांत किशोर को एडमायर करते हैं आप, मतलब एडमायर करते हैं थोड़ी सी। हाँ। चलिए, मनीष कश्यप का साथ भी उनको मिला हुआ है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको कैसा लग रहा है बिहार की राजनीति में? अगर मनीष कश्यप और प्रशांत किशोर एक साथ उतरे हैं तो क्या कुछ नया होने वाला है? मैं मनीष कश्यप जी को जब पहली बार उनका तेवर देखा था तो मैं बहुत प्रभावित हुआ था। फिर वो एक पार्टी में गए, थोड़ा मन दुखी हुआ, क्योंकि माइक और कैमरा और पत्रकारिता का जो धर्म है वो आदमी उसकी व्यापकता बहुत बड़ी होती है, लेकिन जब एक आप दायरे में आते हैं तो आप वो सोच के बोलना होता है कि ये बोलेंगे तो पार्टी लाइन के खिलाफ जाएगा क्या, लेकिन पत्रकार ऐसा नहीं सोचता है। तो थोड़ा मन लगा कि मनीष भाई कहाँ चले गए, हाँ गया। लेकिन फिर मनीष भैया लौटे, और लौट करके फिर उन्होंने जो तंबू गाड़ा एक बड़ा सा और बताया कि नहीं हम पत्रकार हैं, तो मुझे फिर वही सम्मान उनके प्रति बढ़ा। लेकिन मनीष कश्यप जी को अगर पत्रकारिता के फ्रेम में मैं देखता हूँ तो आइडियल हैं बिहार के लिए। और जब कोई आदमी कहता है कि बिहार शब्द जोड़ करके अपना टाइटल बनाता है तो इससे एक संकेत ये मिलता है कि ये आदमी अपने राज्य के प्रति, अपने मिट्टी के प्रति कितना ईमानदार है, कितना समर्पित आदमी है। तो मनीष भैया निश्चित रूप से जो क्योंकि ऐसे नेता नहीं है प्रशांत किशोर, जितना मैं समझ पाया हूँ, कि वो अपने स्वार्थ के लिए मनीष कश्यप जी को साथ लिया होगा, स्वार्थ के लिए नहीं। मनीष कश्यप जी के अंदर की आग के चलते मनीष कश्यप जी को अपने साथ लिया है। और मेरा निश्चित मानना है कि कुछ शुभ संकेत, मैं शुभ शब्द यूज़ कर रहा हूँ, इन दोनों का दुग्ध शर्करा योग एक शब्द है, इन दोनों के मिलने से निश्चित एक अच्छी सी खीर बनेगी। और वो जो है जेवनार हमारे बिहार में या हमारे उत्तर प्रदेश में बोला जाता है, और वो गरीबों में बटेगा तो गरीब का भी मुँह मीठा होगा, राजनीति का भी मुँह मीठा होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। एक कवि से 5 मिनट तक राजनीति पे बात हो गई, लेकिन हास्य कविता पे अभी तक शुरुआत भी नहीं हुई है, और हास्य रस में आपका जो है योगदान अब लगातार सुनते आ रहे हैं, तो कुछ हास्य रस हो जाए? बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन आपके एक प्रश्न का उत्तर दे दूं। हमारी कविता की जमीन ही राजनीति है। अगर राजनेता लोग ऐसा कुछ न करे तो हमारा कच्चा माल कौन है? पुलिस है, राजनेता हैं, ठीक है ना? राजनेता और राजनीति, राजनेता और राजनीति के ऊपर मैं तुरंत कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या सुनाना चाहिए, लेकिन मैं व्यंग खूब करता हूँ। मैं एक व्यंग सुनाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा कि हमारे दादाजी खेत में काम कर रहे थे, तो एक नेताजी पहुँचे और बोले, और किसान जी कैसी है आपके गन्ने की फसल? तो हमारे दादाजी ने उनका पैर पकड़ा, बोला कृषि मंत्री हमारे खेत में आ गया, हमारा तो भाग्य खुल गया। अब नेताजी हैरान हो गए, बोले 4 दिन शपथ खाया हुआ, अखबार में छपा नहीं, टीवी में दिखा नहीं, ये किसान को कैसे पता चल गया कि हम कृषि मंत्री हैं? तो बड़ी विनम्रता से पूछा कि ये महाराज आपको कैसे पता चला कि हम कृषि मंत्री हैं? तो हमारे दादाजी ने कहा, बेटा जब तुमने गेहूँ के फसल को गन्ने की फसल बताई तब भी हम समझ गए कि हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री आप ही हो सकते हैं। चलिए, तो ये हास्य रस तो हो गया एक। अब बहुत सारे युवा हैं, सुनते हैं और सुनेंगे आपको, तो क्वेश्चन तो जरूर पूछेंगे कि प्रेम रस छूट गया, हाँ, तो उसको नहीं छोड़ेंगे? अरे छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसने दीवाना कर दिया एक बार देखकर। हमने कहीं पढ़ा कि उसने दीवाना कर दिया एक बार देखकर, हम कुछ न कर सके लगातार देखकर। तो प्रेम जो है, प्रेम शरीर की भाषा नहीं समझता, प्रेम आत्मा की भाषा समझता है। और आज के युवा मोबाइल के चलते, मेरी मोबाइल पर बहुत प्रसिद्ध कविता है, मैं मोबाइल पे ही जा रहा हूँ, लेकिन अति सर्वत्र वर्जयते, अति जो है वो हर जगह किसी भी क्षेत्र में अगर अति हो रही है तो वो जहर का काम करती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो सोना हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे पानी हो, सब जगह अति नहीं होनी चाहिए। तो मैंने एक बार एक कविता लिखी, उसके कुछ अंश मैं आपको सुना देता हूँ कि इस दुनिया को खतरा न चीन, न पाकिस्तान, न अमेरिका, न इजराइल से है, इस दुनिया को आज की तारीख में सबसे ज़्यादा खतरा आपकी जेब में रखे हुए मोबाइल से है।
चलिए, तो एक और सुना दीजिए, एक वीर रस का कविता हो जाए, क्योंकि वीर रस भी लोग सुनना चाहते हैं। कविता तो नहीं, लेकिन वीर रस आपके अंदर एक जोश पैदा हो जाए, इसके लिए मैं मंच पर एक बहुत सारी घटनाओं को, बहुत सारी लाइनों को, जो कि पारंपरिक लाइनें हैं, वो मेरी लिखी हुई नहीं है, उसको जोड़ करके मैं अपनी प्रस्तुति रचनात्मकता से उसमें जोश भरने की कोशिश करता हूँ, और उस पर लोग एंजॉय करते हैं कि ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग आस्था की चौखट पर आया, तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं। और ये रंग जब 23 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला माहे, रंग दे बसंती चोला। चलिए, तो हमारे साथ दिनेश बावरा जी थे, और आपने सुना कि किस प्रकार से व्यंग्यात्मक कविताएं के साथ साथ वीर रस की कविताएं भी इनके पास है। एक पिटारा है, और ये 10 मिनट के समय में ये खत्म नहीं होने वाला। इसके लिए आप अगर शुरू करेंगे तो 2-4 महीने बीत जाएंगे, आप सुनते रह जाएंगे। बाकी फिर कभी मुलाकात होगी, और अच्छे से मुलाकात होगी, आपको सुनाएंगे और बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक्स।